हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की इस क्लास में यूजी सेमेस्टर 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेशन 2022-26 के अंतर्गत अगर आप बीबीएमक्यू से हैं तो आपको मेजर पेपर 9 में जो है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ना है। और यही सेम सिलेबस अगर आप बिना भावे यूनिवर्सिटी से भी है तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेजर पेपर 10 में जो है बिना भावे यूनिवर्सिटी में भी सेम सिलेबस पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। इसलिए ये प्रश्न दोनों के लिए इम्पोर्टेंट और अक्सर ये एग्जाम पेपर में आपको भी प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमारा आज का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, डेविड रिकार्डो के आर्थिक विचारों का वर्णन करें। ये आपका यूनिट 2 का दूसरा क्लास है। यूनिट 2 हमने यूनिट 1 में एडम स्मिथ के बारे में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे डेविड रिकार्डो के आर्थिक विचार क्या है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अगर आप यूनिट 2 में देखें तो आपको 4 अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ना है। पहला एडम स्मिथ, दूसरा डेविड रिकार्डो, तीसरा टी आर माल्थस थ्योरी, जिसे पॉपुलेशन थ्योरी कहा जाता है। तो इस प्रकार आप लोग को यूनिट 4 में 4 अर्थशास्त्रियों के बारे में पढ़ना है, जिनमें से हम एडम स्मिथ के बारे में बता चुके। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा क्लास है यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा आज का प्रश्न है डेविड रिकार्डो के आर्थिक विचारों का वर्णन करें, यानी कि डेविड रिकार्डो ने किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किन किन तत्वों को महत्वपूर्ण तत्व माना, इन सब चीजों के हम देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो आइए समझते हैं, ताकि आप एग्जाम पेपर में बहुत आसानी से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आज का प्रश्न है डेविड रिकार्डो के आर्थिक विचारों का वर्णन करें। और ये प्रश्न जो है डायरेक्ट 15 यानी कि 15 मार्क्स का पूछ लिया जाता है, 15 नंबर का लॉन्ग टाइप के प्रश्न में। इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम क्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम डायरेक्ट आंसर की ओर चलते हैं, जहां पर आसानी से समझकर आप एग्जाम पेपर में लिख सकते हैं। तो ये रहा आप लोग का यहाँ से आंसर शुरू होता है डेविड रिकार्डो का आर्थिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सबसे पहले हम डेविड रिकार्डो के बारे में जानेंगे। डेविड रिकार्डो कौन थे, इन्होंने कौन से पुस्तक का प्रकाशन किया, इसके बाद हम इनके आर्थिक विचारों के जानेंगे, यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास में जो होता है डेविड रिकार्डो का क्या क्या योगदान रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि डेविड रिकार्डो जो है ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया था। उस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अक्सर ये यहाँ से एमसीक्यू प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से यह पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था या लिखा गया था। तो इस पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसका प्रकाशन कौन किया था, तो डेविड रिकार्डो ने किया था। आपको इसको ध्यान में रखना। और एडम स्मिथ के बुक के बारे में हमने बताया तो वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका प्रकाशन 1776 ईस्वी में किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। तो ये है डेविड रिकार्डो का अपना पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि यह पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो डेविड रिकार्डो के द्वारा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। तो डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में एडम स्मिथ की ही भांति, यानी कि एडम स्मिथ ने जिस प्रकार अपना सिद्धांत को प्रतिपादन किया, तो उसी प्रकार जो है डेविड रिकार्डो ने भी व्यवस्थित ढंग से अपने विचार को व्यक्त किए थे इसमें आर्थिक विकास के क्षेत्र में। और यह पुस्तक का जो है 1817 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था, 1817 में। ठीक है, और इसका तीसरा संस्करण भी आता है 1821 ईस्वी में। और इसी समय जो है डेविड रिकार्डो का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए हम उन सिद्धांतों को देखते हैं, क्या क्या इस बुक में इन्होंने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो हमने देखा डेविड रिकार्डो के बुक के बारे में। अब देखेंगे डेविड रिकार्डो का परिचय। ठीक है, इसी में आपको लिखना है कि डेविड रिकार्डो जो है एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये किस प्रकार के अर्थशास्त्री थे, तो ये ब्रिटिश के अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इकोनॉमिक्स, जिन्होंने आर्थिक विकास और उत्पादन से संबंधित कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। यानी कि इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने आर्थिक विकास और उत्पादन से संबंधित को सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कौन, डेविड रिकार्डो। उन्होंने बताया कि आर्थिक विकास जो होता है मुख्य 3 कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि डेविड रिकार्डो का मानना है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक विकास के लिए मुख्य 3 तत्व पर निर्भर करता है। पहला इन्होंने बताया भूमि को, दूसरा इन्होंने श्रम को यानी कि लेबर को, तीसरा इन्होंने पूंजी को बताने की कैपिटल को। ये मुख्य तत्व है आर्थिक विकास के लिए। किसके अनुसार, डेविड रिकार्डो के अनुसार। अगर आप एडम स्मिथ को देखें तो इन्होंने श्रम विभाजन को महत्वपूर्ण तत्व माना था।
पूंजी संचय जिसे धन निवेश कहा था, बचत और निवेश। तीसरा, इन्होंने सरकार की सीमित भूमिका को माना था। हमने इस प्रकार हमने एडम स्मिथ के विचारों को 5 से 6 पॉइंट में देखा थे और जो आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण तत्व माने थे। लेकिन यहाँ पर डेविड रिकार्डो जो है आर्थिक विकास के लिए वो 3 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से मानता है, भूमि को, लेबर को और तीसरा कैपिटल यानी कि पूंजी को। उनके अनुसार क्या कहना है कि सीमित भूमि की जो है सीमित उपलब्धता, सही बात है। दूसरा, इन्होंने लाभ की गिरती दर, ये सब सिद्धांत है, ठीक है, इसको हम विस्तार से देखेंगे। और इन्होंने मजदूरी का स्थिर रहना, जिसे मजदूरी का सिद्धांत का प्रतिपादित किया, इसके अनुसार आर्थिक विकास को जो है प्रभावित करते हैं। यानी भूमि की कम होना, सीमित होना, लाभ का जो गिरता हुआ दर हो गया और मजदूरी का जो होता है स्थिर रहना, यानी कि मजदूरी रेट का ना बढ़ना, आर्थिक विकास को ये प्रभावित करते, ये मानना था डेविड रिकार्डो का। साथ ही उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत का भी अवधारणा दी, यानी कि उन्होंने एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, वह था तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। तो आइए अब हम देखेंगे डेविड रिकार्डो के आर्थिक विचार, इन्होंने कौन कौन से विचार को प्रस्तुत किया था अपने बुक में। तो यहाँ से आपका शुरू होता है, हम किस किस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो डेविड रिकार्डो के आर्थिक विकास सिद्धांत निम्नलिखित है, जिनमें से पहला, इन्होंने किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक विकास के लिए उन्होंने 3 महत्वपूर्ण तत्व को माना। इसलिए आपका पहला पॉइंट हो गया आर्थिक विकास के इन्होंने मुख्य 3 तत्व को माना, भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये आपका 3 महत्वपूर्ण तत्व माना किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए। दूसरा, इन्होंने सिद्धांत दिया था भूमि किराया का सिद्धांत। तीसरा, इन्होंने मजदूरी का सिद्धांत दिया, जिसे मजदूरी का लौह नियम कहा जाता है। इससे एमसीक्यू प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे सिद्धांत को एक साथ लिख दिए। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि मजदूरी, इनमें से कौन सा डेविड रिकार्डो का सिद्धांत है। 3 आपको एडम स्मिथ के सिद्धांत देखने को मिलता है और एक आपको यहाँ पर मिलेगा मजदूरी का सिद्धांत। यहाँ पे राइट आंसर होगा मजदूरी के सिद्धांत। 30 प्रकार के एमसीक्यू प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। अगला सिद्धांत आपको पढ़ना है तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। 5वां आपका पढ़ना है लाभ की गिरती दर का सिद्धांत और 6ठा है मूल्य का सिद्धांत। ये 6 पॉइंट के बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। तो आइए समझते हैं आगे। आखिरकार आर्थिक विकास के मुख्य तत्व जो है तो भूमि, श्रम और पूंजी को ही क्यों माना, इस पर हम विचार करेंगे। तो यहाँ से आपका पहला पॉइंट शुरू होता है, ठीक है। पहला, इन्होंने आर्थिक विकास के मुख्य तत्व को क्या माना, तो भूमि, श्रम और पूंजी, ठीक है। तो आर्थिक विकास के मुख्य तत्व, ये आपका पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। यहीं से आपका आर्थिक विकास का सिद्धांत शुरू होता है या इसकी विशेषताएं कह सकते हैं। तो डेविड रिकार्डो के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था का जो होता है विकास जो होता है वह 3 मुख्य तत्वों पर निर्भर करता है, ये मानना है डेविड रिकार्डो का। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जो होता है मुख्य 3 तत्वों पर निर्भर करता है, जिनमें से पहला इन्होंने भूमि को महत्व दिया। तो आइए समझते हैं इन्होंने भूमि को क्यों महत्व दिया, ठीक है। तो भूमि जो है कृषि के लिए, उद्योग के लिए और आवास के लिए आवश्यक संसाधन, इसलिए इन्होंने महत्व दिया। सभी भूमि समान नहीं होती, कुछ भूमि जो होता है अधिक उपजाऊ होता है और जबकि कुछ भूमि कम, यानी कुछ भूमि अधिक उपजाऊ होता है और कुछ कम, यानी कुछ भूमि बंजर होती है। इसलिए इन्होंने भूमि को काफ़ी महत्व दिया, क्योंकि ये इसी से में कृषि होता है, उद्योग होता है, आवास के लिए ये आवास संसाधन आवश्यक संसाधन है, ठीक है। इस और भूमि की उपलब्धता सीमित होती है ना, क्योंकि दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है और भूमि तो नहीं बढ़ रही, भूमि जितना है आज भी उतना ही है, यानी कि भूमि की उपलब्धता सीमित है। इसलिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है भूमि की मांग क्या होती है, बढ़ती जा रही है, यानी कि भूमि की कमी होती जा रही है और इसका किराया रेंट बढ़ जाता है। तो इसलिए इन्होंने भूमि को अपने आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण तत्व को माना है भूमि को, क्योंकि भूमि सीमित है और क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या विस्फोट हो रही है। जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही वैसे वैसे भूमि की मांग बढ़ रही। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी संसाधनों की जरूरत होगी, इन संसाधनों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, भूमि, ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें, जिसके कारण क्या होता है, भूमि का रेंट यानी कि किराया बढ़ रहा है। तो इसलिए इन्होंने भूमि को महत्वपूर्ण तत्व को माना है। उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे। अगला पॉइंट है आर्थिक विकास का दूसरा मुख्य तत्व इन्होंने श्रम यानी कि लेबर को माना, यानी कि मजदूर को। क्यों माना, इस चीज़ को हम देखते हैं, लेबर को ही इन्होंने क्यों चुना। तो श्रम का मतलब यानी कि लेबर है ना, लेबर का मतलब होता है उन लोगों से है जो उत्पादन प्रक्रिया में काम करते हैं। बिल्कुल सही बात, उसी को हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं, जो उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होते हैं या काम करते हैं, उसी को लेबर कहा जाता है। तो जब अधिक श्रमिक उपलब्ध होते हैं, यानी कि जब अधिक श्रमिक यानी कि जब लेबर उपलब्ध होते हैं
अगर श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा कि उनकी मजदूरी दर जो होता है कम हो जाती है, इसी में इसको महत्व दिया है। और अगर मजदूरी दर बढ़ती है तो क्या होगा, तो जनसंख्या बढ़ती है, जिससे क्या होगा भविष्य में मजदूरी फिर से कम हो सकती है। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट था लेबर का, यानी कि इन्होंने लेबर को ही मुख्य तत्व क्यों माना। ठीक है, अब हम तीसरा देखने वाले हैं। तीसरा पॉइंट है आपका पूंजी, यानी डेविड रिकार्डो का आर्थिक विकास के मुख्य तत्व में से तीसरा पॉइंट है पूंजी। इन्होंने पूंजी को महत्व क्यों दिया, तो पूंजी का अर्थ सबसे पहले हम जानेंगे कि मशीनें हो गया, उपकरण, धन और अन्य संसाधन जो कि उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं, इसी को हम पूंजी कहते हैं। ठीक है, अधिक पूंजी से क्या होगा, हम अधिक पूंजी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तरह तरह के उपकरण लाएंगे, मशीन लाएंगे, तो इससे क्या फायदा होगा कि उत्पादन भी बढ़ सकता है, लेकिन इससे इसका भी एक निश्चित सीमा के बाद जो होता है घटता प्रभाव देखने को मिलता है। तो आइए इसके भी बारे में हम देखेंगे, इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस प्रकार इन्होंने डेविड रिकार्डो ने अपने आर्थिक विकास में 3 महत्वपूर्ण तत्व को माना, भूमि, श्रम और पूंजी। हमने तीनों चीज़ों को देखा। अब डेविड रिकार्डो के हम दूसरा सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, उन्होंने किराया का सिद्धांत दिया। तो आइए समझते हैं किराया का सिद्धांत क्या होता है। भूमि किराया का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेंट। तो कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कि भूमि किराए का सिद्धांत किसने दिया था, तो डेविड रिकार्डो ने दिया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, बस आपको पॉइंट को ध्यान में रखना, की पॉइंट को, ताकि आप एग्जाम पेपर में जो अपने से भी लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर भी हम समझते हैं। तो डेविड रिकार्डो ने भूमि किराए को समझाने के लिए सिद्धांत दिया था, यानी कि इन्होंने डेविड रिकार्डो ने भूमि किराया को जो है समझाने के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया था, जिसे किराया भूमि का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने इस सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि भूमि का किराया कैसे तय होता है। ठीक है, किसी भी भूमि का रेंट जो होता है कैसे तय होता है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डेविड रिकार्डो। तो आइए समझते हैं इन्होंने किस प्रकार बताया कि भूमि का किराया कैसे तय होता है। तो सबसे पहले सबसे उपजाऊ भूमि का उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि यह सबसे अधिक उत्पादन देती है। ये बिल्कुल सही बात है, हम उसी भूमि पर अधिक से अधिक खेती करना चाहेंगे जिस भूमि पर अधिक से अधिक उपजाऊ मिट्टी हो। ठीक है, अब क्या होगा कि इससे प्रभाव हो देखने को यह मिलता है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती तो कम उपजाऊ भूमि का उपयोग शुरू होता है, जिससे क्या होगा, उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि भूमि का किराया कैसे तय होता है। तो आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सबसे पहले जो उपजाऊ भूमि होगा, ठीक है, उसको हम सबसे पहले उपयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, अधिक उत्पादन होता है। लेकिन अगर जैसे जैसे जनसंख्या भी बढ़ेगी तो जो कम उपजाऊ वाला भूमि जो बचा हुआ है तो उसका भी तो हमको उपयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ पर भूमि कम पड़ जा रही, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही। तो क्या होगा कि अगर हम कम उपजाऊ वाले भूमि पर हम खेती करेंगे तो क्या होगा, इससे उत्पादन की लागत जो होता है मेरा बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा खर्च होता है और उत्पादन भी कम होता है। इसी प्रकार इन्होंने भूमि का किराया तय करने का सिद्धांत बताया। यहाँ पर हम उदाहरण भी देखेंगे। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि भूमि के मालिक का भाव तो बढ़ना तय है, क्योंकि आपका भूमि जो है सीमित है, तो भूमि के मालिक जो होता है अधिक किराया मांगने लगता है ना, जो उपजाऊ भूमि होते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही, भूमि की कमी हो रही, इसलिए भूमि मालिक जो होता है अधिक किराया मांगने लगते हैं, जिससे क्या होता है किसानों और व्यापारियों की जो तो लागत क्या होता है, लागत आने की कोस्ट, जिसमें हम पूंजी इन्वेस्टमेंट करते हैं खेती के लिए। ठीक है, क्योंकि कम उपजाऊ वाली भूमि, तो इसके से मेरा क्या प्रभाव पड़ता है, किसानों और व्यापारियों की, इससे क्या होता है कि लागत बढ़ती है, यानी कि उस पर जो लगने वाला मेरा खर्चा है उस भूमि में, कृषि में, तो बढ़ जाता है। और क्या होता है कि वो आर्थिक विकास की गति से क्या होता है, धीमी हो सकती है, यानी कि हमारा उत्पादन में भी कमी आ जाती है, क्योंकि हम कम उपजाऊ वाले भूमि पर खेती करें, इसलिए और लागत बढ़ जा रहा है। ठीक है, ये इन्होंने रेंट थ्योरी दिया था, भूमि किराया का सिद्धांत। तो यहाँ पे एक उदाहरण बहुत अच्छा समझाया गया, आप समझ भी सकते हैं। अगर किसी गांव में पहले अच्छी उपजाऊ जमीन पर खेती होती है, ठीक है, तो वहाँ उत्पादन अधिक होगा। ये बिल्कुल सही बात है कि जो उपजाऊ जमीन है उसमें खेती अच्छी होगी और उत्पादन भी अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब अधिक लोग खेती करने लगेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, भूमि कम पड़ जाएगा, यानी कि कम उपजाऊ वाली भूमि पर भी खेती करना होगा। जो जो बंजर पड़ा हुआ है जिसमें कोई खेती नहीं करता है, तो उन्हें जो है यही शब्द यहाँ कहा गया है कि उन्हें कम उपजाऊ जमीन पर खेती करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, जिससे क्या होगा, उनकी लागत बढ़ जाएगी, यानी कि उस पर उत्पादन क्षमता में जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो मेरा लागत बढ़ जाएगा, है ना। और इससे क्या होगा, लाभ भी कम होगा। तो इसी प्रकार इन्होंने भूमि किराया का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं,
या तो थ्योरी के माध्यम से। और उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और ये मानकर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा इन्होंने डेविड रिकार्डो ने अपनी पुस्तक में एक सिद्धांत का प्रतिपादित किया, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत में क्या इन्होंने विचार को स्पष्ट किया है आर्थिक विकास के क्षेत्र में। तो डेविड रिकार्डो ने बताया कि हर देश को उन्हीं यानी कि तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत के अनुसार क्या कहना है डेविड रिकार्डो का, तो उन्होंने बताया कि हर देश में उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिनमें वह तुलनात्मक रूप से कुशल इफिशिएंट है, ठीक है। और इससे सभी देशों को व्यापार में लाभ होगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि आइए हम उदाहरण से यहाँ आपको क्लियर करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम अगर फिर से रिपीट करते हैं, आप लोग समझ गए होंगे फिर भी। तो डेविड रिकार्डो ने क्या बताया कि हर देश को उन्हीं वस्तु को उत्पादन करना चाहिए जिसमें वह तुलनात्मक रूप से किसी अन्य देशों की तुलना की गई उनमें से आप सक्षम है, तभी उस चीज़ का खेती कीजिए या उत्पादन कीजिए। अन्यथा आप दूसरे देश से व्यापार कीजिए, आप दूसरे देश से खरीदिए यानी कि आयात कीजिए। और इस प्रकार क्या होगा कि दोनों देशों का इससे लाभ होगा और आर्थिक विकास भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस सिद्धांत कैसे काम करता है, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, ठीक है। तो कैसे काम करता है यह सिद्धांत। तो अगर एक देश कम लागत में एक वस्तु बना सकता है तो उसे वही वस्तु बनानी चाहिए, ठीक है। हम क्यों ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें अपने पूंजी पर, ठीक है। अगर आपको सस्ता माल मिल रहा है किसी अन्य देश में, आप उससे खरीद सकते हैं, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब ये है। और दूसरे देश को दूसरी वस्तु बनानी चाहिए और फिर दोनों को आपस में जो होता है व्यापार करना चाहिए। यहाँ पे एक और उदाहरण है। तो इससे क्या होगा कि दोनों को जो होता है अधिक लाभ मिलेगा, दोनों देश को फायदा होगा, ठीक है। अगर आप जिस वस्तु को बनाने में आप सक्षम है उन्हीं वस्तुओं को बनाइए। अगर आप उस वस्तु बनाने में सक्षम नहीं तो आप दूसरे देश से खरीदिए और जिसमें आप सक्षम है उसको उस वस्तु को दे दीजिए। यानी कि कहीं न कहीं यहाँ पर दोनों व्यापारियों यानी कि दोनों देशों को लाभ होगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। ये मानना है डेविड रिकार्डो का, ठीक है। अगर उदाहरण में देखा जाए तो भारत जो होता है कपड़ा उत्पादन में सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भारत को जो होता है कपड़ा उत्पादन में सबसे अच्छा माना जाता है और अमेरिका को जो है तकनीकी उपकरण बनाने में जो होता है अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो यही उदाहरण से यहाँ पर समझाया गया है कि यदि भारत कपड़े बनाएगा और अमेरिका इलेक्ट्रॉनिक बनाएगा, क्योंकि भारत जो होता है जो है इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में उतना आगे नहीं है, लेकिन अमेरिका भी जो होता है कपड़े के क्षेत्र यानी कपड़े के उत्पादन के क्षेत्र में आगे नहीं। तो फिर क्या होगा, दोनों आपस में व्यापार करेगा यानी दोनों जो है वस्तु का आदान प्रदान करेगा। यानी कि अमेरिका जो होता है बाहर से कपड़े खरीदेगा और भारत जो है अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक खरीदेगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि दोनों को आपस में व्यापार होगा, इससे क्या होगा दोनों को लाभ होगा। यही है आपका तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। यानी कि तुलनात्मक नाम से ही पता चल रहा है एक देश से दूसरे देश की तुलना किया गया, ठीक है। आप किस वस्तु बनाने में सक्षम है आप उन्हीं वस्तु को बनाइए और जिसमें आप सक्षम नहीं आप दूसरे देश से खरीद सकते हैं अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु को कम कीमत पर, ठीक है। इसी को तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत कहा गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड यानी कि इसमें किसी भी सरकार का हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी गई। यानी कि मुक्त व्यापार को अपनाने से हर देश को अधिक लाभ होता है, ठीक है। यानी कि किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए व्यापार में, ठीक है। इससे क्या होगा कि हर देश को अधिक से अधिक लाभ होता है और वैश्विक विश्व के स्तर पर अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होती है। तो इसी को हमने देखा कि डेविड रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे और ये मानकर हम आगे की ओर चलते हैं। चौथा पॉइंट है डेविड रिकार्डो का लाभ की गिरती दर का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत का ही हम समझते हैं लाभ की गिरती दर का सिद्धांत क्या है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए देखते हैं लाभ की गिरती दर का सिद्धांत के अनुसार डेविड रिकार्डो ने क्या समझाने का प्रयास किया है। तो हमारा सिद्धांत है लाभ की गिरती दर का सिद्धांत। तो रिकार्डो ने बताया यानी कि डेविड रिकार्डो ने क्या बताया कि जैसे जैसे किसी उद्योग या कृषि क्षेत्र में अधिक श्रम यानी कि लेबर हो गया पूंजी हो गया कैपिटल से कहा जाता है लगाई जाती है, वैसे वैसे जो होता है हर अतिरिक्त संसाधनों से उत्पादन कम होने लगता है। इसका कहने का अर्थ है कि हम जैसे जैसे कृषि हो गया उद्योग के क्षेत्र में अधिक लेबर या पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं, आवश्यकता से अधिक पूंजी लगा देते हैं। अगर मेरे पास छोटा उद्योग है लघु उद्योग है उस पर हम आवश्यकता से अधिक लेबर लगा दिए पूंजी लगा दिए तो क्या होगा इससे अतिरिक्त संसाधन से क्या होगा उत्पादन कम होने लगता है। तो यहाँ पर भी एक अच्छा उदाहरण को समझेंगे।
कैसे काम करता है यह सिद्धांत, इस चीज़ को हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से। आप सिंपल सी भाषा में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है लाभ की गिरती दर के सिद्धांत को, कि अगर हम जैसे जैसे उद्योग और पूंजी में अधिक यानी कि आवश्यकता से अधिक हम लेबर और यानी कि इन्वेस्टमेंट और पूंजी को लगाते, कैपिटल को लगाते, इससे क्या होगा, जो अतिरिक्त जो हम उम्मीद करते हैं कि इससे हमारा संसाधन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उत्पादन में कम होने लगता है। तो आइए हम देखते हैं कैसे काम करता है सिद्धांत। तो अगर किसी खेत में कुछ मजदूर जो है काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई सिंपल सा एक खेतीहर जो मजदूर उस खेत में काम कर रहे हैं, तो शुरुआत में क्या होगा, उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति काम करता है तो मन से काम करता है शुरू में। लेकिन क्या होता है कि अगर मजदूरों की संख्या हम उसको बहुत ज़्यादा कर दें, ठीक है, और हम अगर मजदूरों की संख्या बढ़ा देंगे उस खेती में, क्योंकि भूमि तो यहाँ पर सीमित है, तो क्या होगा, उत्पादन की वृद्धि की दर यानी कि वृद्धि की दर यानी कि बढ़ने की दर क्या बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हम अधिक से अधिक यदि हम मजदूर को भी लगा देते खेती तो उतना ही होगा। हाँ, शुरू में कुछ वृद्धि होगा, लेकिन अंत में जो होता है वो कम होने लगती है। तो इसी लाभ की दर जो होता है धीरे धीरे घटने लगती है। तो इसी को लाभ की गिरती दर का सिद्धांत कहा गया डेविड रिकार्डो के अनुसार। ठीक है, उम्मीद करता आप लोग समझ गए होंगे। और एक यहाँ पे एक उदाहरण बहुत अच्छा प्रस्तुत किया गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक खेत में 5 मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है, आप एग्जाम पेपर में अधिक से अधिक एग्जाम्पल लिखें ताकि आपका कॉपी भी भरेगा और आंसर भी आपका सूटेबल होगा। ठीक है, तो एक उदाहरण है यहाँ पर, एक खेतीहर जो कि एक खेत में 5 मजदूर काम कर रहे हैं और वे प्रतिदिन जो होता है 100 किलो अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का आंकड़ा है। ठीक है, तो अगर 5 और मजदूर जोड़ दिया जाए उसमें, यानी कि पहले 5 मजदूर था और अगर 5 मजदूर और जोड़ दिया जाए तो उत्पादन जो होता है 200 किलो तक नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि ज़्यादा मजदूर होने से क्या होगा, काम करने की जगह की कमी होगी, है ना, यानी कि आवश्यकता से अधिक मजदूर हो जा रहा है, यानी कि काम करने की यहाँ पर क्या होगी, कमी होगी, और इससे क्या होगा कि उत्पादन जो होता है धीमा पड़ जाएगा। तो यही आपका एग्जाम्पल है लाभ का गिरती दर का सिद्धांत डेविड रिकार्डो का। ठीक है, अगला है मजदूरी का सिद्धांत, जिसे आयरन लॉ ऑफ वेजेज कहा जाता है। ये 5वां सिद्धांत है डेविड रिकार्डो का, बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी आयरन लॉ ऑफ वेजेज, है ना, इसे मजदूरी का सिद्धांत कहा गया है। तो डेविड रिकार्डो के अनुसार आइए देखते हैं कि मजदूरी का सिद्धांत मतलब क्या है। तो डेविड रिकार्डो के अनुसार मजदूरी जो होता है हमेशा एक न्यूनतम स्तर पर बनी रहती, यानी कि मजदूरी रेट कभी बढ़ता नहीं, जैसे जैसे है वैसा ही रहता है। बहुत दिनों के बाद ही यानी कि काफ़ी साल के बाद जो है किसी भी मजदूर का मजदूरी बढ़ता है, इसलिए इन्होंने मजदूरी को हमेशा एक न्यूनतम स्तर पर बनी रहती है, ये माना है डेविड रिकार्डो। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहना है मजदूरी का सिद्धांत में, तो आइए देखते हैं। अगर मजदूरी बढ़ती है, ठीक है, ये माना डेविड रिकार्डो का, अगर मजदूरी बढ़ती है तो लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी सेव हो जाएगा, उनका मानना है डेविड रिकार्डो का, यानी कि सुखी संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो वह अपने आवश्यक संसाधनों को पूरा कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे, इससे क्या होगा, श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी, ये मानना है डेविड रिकार्डो का। ठीक है, यानी कि लेबर की संख्या जो है बढ़ जाएगी अगर मजदूरी रेट बढ़ गया, तो ये मानना है डेविड रिकार्डो का। ठीक है, जब श्रमिकों की संख्या जब बढ़ती है तो मजदूरी फिर से कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि स्थिर हो जाती है। इस कारण क्या होता है, मजदूरों का जो होता है जीवन स्तर हमेशा एक निश्चित स्तर पर ही बना रहता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये कि यहाँ पे एक उदाहरण पेश किया गया, बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर किसी देश में मजदूरी बढ़ती है और मजदूरी की आमदनी भी बढ़ जाती है इससे, ठीक है, तो वे अधिक बच्चे पैदा करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि भविष्य में जो है श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी, लेबर यानी कि अधिक से अधिक लोग बेरोजगार होना शुरू हो जाएंगे, श्रमिकों की संख्या बढ़ जाएगी, काम से अधिक लोग हो जाएंगे, और अधिक श्रमिक होने के कारण क्या होगा, कंपनियां जो होता है मजदूरों फिर से कम देगी, यानी मजदूरी जो होता है कंपनियां फिर से शोषण करने लगेंगी। इसलिए इन्होंने स्थिर का मजदूरी का सिद्धांत दिया है, इन्होंने उसके मजदूरी को हमेशा एक निश्चित स्तर पर ही माना है, यानी कि कंपनियां जो है मजदूरी फिर से कम कर देगी, ये माना है डेविड रिकार्डो के आर्थिक सिद्धांत में। तो इस प्रकार हमने टोटल 5 यानी कि यहाँ पे हमने टोटल 5 सिद्धांत को देखा, और आखिरी सिद्धांत है मूल्य का सिद्धांत, जिसे थ्योरी ऑफ वैल्यू कहा जाता है, एक 6 पॉइंट होगा। ठीक है, और ये आपका शॉर्ट टाइप में भी पूछ लिया जाता है, मूल्य के सिद्धांत का पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखा है 5 नंबर का। ठीक है, तो ये सिद्धांत आपका इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी ऑफ वैल्यू आइए समझते क्या है। तो रिकार्डो के अनुसार मानना है कि किसी वस्तु का मूल्य जो होता है उस वस्तु के उत्पादन में लगने वाले श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि
डेविड रिकार्डो का मानना है कि किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है या प्राइस होता है, उसका वैल्यू होता है, तो वह किस पर डिपेंड करता है? वस्तु के उत्पादन पर लगने वाला लेबर की मात्रा पर, यानी कि उस पर कितना हम वस्तु को उत्पादित करने के लिए हम उसमें कितना पूंजी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, कितना मात्रा में लगा रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह विचार जो है एडम स्मिथ के श्रम सिद्धांत जो होता है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, जो दिया था, कौन दिया था? एडम स्मिथ दिया था। श्रम सिद्धांत यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर हमने बताया था, ठीक है, पर आधारित था, लेकिन रिकार्डो ने इसे और विस्तार दिया। अब इसको डेविड रिकार्डो ने श्रम सिद्धांत को, इसी सिद्धांत को जो होता है विस्तार, यानी कि जो है विस्तार देने का प्रयास किया और उसको समझाने का बेहतर ढंग से प्रयास किया है। ठीक है, इसी को मूल सिद्धांत कहा गया। तो ये यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु के उत्पादन में अधिक श्रम लगेगा, यानी कि अधिक लेबर लगेगा किसी वस्तु के उत्पादन में, तो क्या होगा? उसका मूल्य जो होता है अधिक होगा। ठीक है, यानी किसी वस्तु को बनाने के लिए अगर हम उसमें ज़्यादा खर्च करेंगे तो इसमें क्या होगा? उसका मूल्य भी अधिक होगा। लेबर अधिक खर्च करेंगे तो उसका मूल्य भी अधिक होगा, ये मानना है। और यदि हम किसी पर कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि कम श्रम कम लेबर लगेगा, तो उसका मूल्य भी कम होगा। ठीक है, तो उत्पादन की लागत में जो होता है, उन्होंने भूमि और पूंजी की भूमिका भी होती है, ये माना है डेविड रिकार्डो का। ठीक है, डेविड रिकार्डो ने माना है कि उत्पादन की लागत में जो होता है सिर्फ लेबर की ही भूमिका नहीं होती, उसमें भूमि और पूंजी की भी भूमिका होती, क्योंकि हम पूंजी ज़्यादा लगाएंगे तब ना हमको अधिक फायदा होगा। तो इसलिए डेविड रिकार्डो ने भूमि और पूंजी की महत्वपूर्ण भूमिका मानी, लेकिन श्रम जो होता है, लेबर जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण कारक है किसी भी वस्तु के उत्पादन में या किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण में। भूमि, पूंजी, इसके साथ ही श्रम का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, हालांकि डेविड रिकार्डो यह मानते थे कि मांग और आपूर्ति, ठीक है, अल्पकालिक मूल्य यानी शॉर्ट टर्म प्राइस को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक मूल्य जो होता है, लॉन्ग टर्म प्राइस जो होता है, लेबर लागत पर ही आधारित रहेगा। तो ये मानना है डेविड रिकार्डो के आर्थिक विचार को। तो इस प्रकार हमने डेविड रिकार्डो के देश, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक विकास, उन्होंने मात्र 6 से 7 पॉइंट बताए, जिन्होंने मैं बहुत ही विस्तार तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। एक बार अगर आपको अब आते हैं हम निष्कर्ष की ओर चलते, ठीक है, यानी कंक्लूजन। तो आपका यहाँ पे डेविड रिकार्डो के जो आर्थिक विकास के सिद्धांत थे वो आपका कंप्लीट होता है। तो आइए हम निष्कर्ष को देखते हैं। तो डेविड रिकार्डो का आर्थिक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि भूमि, श्रम यानी कि लेबर और पूंजी के सही उपयोग से जो होता है अर्थव्यवस्था बढ़ती है, ये माना है डेविड रिकार्डो का। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है मुख्य 3 कारकों पर निर्भर करती है, भूमि, लेबर और पूंजी यानी कि कैपिटल। तो लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की सीमाएं और बढ़ती जनसंख्या के कारण जो होता है लाभ की दर जो होता है धीरे धीरे कम हो जाती है, जिसे लाभ की गिरती दर का सिद्धांत कहा गया है। हालांकि तकनीकी विकास, मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड और सरकारी नीतियों इन सीमाओं को कम कर सकती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। रिकार्डो के सिद्धांत आज भी कई देशों की आर्थिक नीतियों, व्यापार समझौते और औद्योगिक विकास की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि आज भी इनके सिद्धांत को कहीं कहीं लागू किया जाता है। तो ये आपका है कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष निकल कर आता है डेविड रिकार्डो के सिद्धांत से। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हर चीज़ को बारीकी से समझ गए होंगे और यहीं पे आपका पूरा कंप्लीट होता है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।